अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आज के हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करते हैं। आईनी तरमीम का मामला मज़ीद परेशान कुन हो गया है क्योंकि कोई उस ड्राफ्ट की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है जो हुकूमत या अपोजिशन या दीगर पार्लियामान ने देखा है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बहुत अहम बात की गई है कि अगर PTI के इंटर पार्टी इलेक्शंस तस्लीम नहीं होते तो PTI का इंतज़ामी ढांचा बिखर सकता है। इस हवाले से मामला कहाँ आगे जाएंगे इस पर भी बात करेंगे। और कराची और लाहौर में PTI का जलसा रुकवाने के लिए दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं, लेकिन PTI की लीडरशिप डिटर्मिन नज़र आती है कि जलसा तो होगी रहेगा। ये और बात है कि उनको अभी तक NOC नहीं मिला। इस हवाले से तफसील से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें असदुल खान साहब, इज़ अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट। साकिब बशीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ज़ुबैर अली खान साहब टू द पॉइंट ब्रिलियंट जर्नलिस्ट। इफ्तिखार फिरदौस साहब हमें ज्वाइन करें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे और FPAC के पे इनको अबूर हासिल है। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। असद मैं आपसे शुरू करूंगी, ये चल क्या रहा है? पिछले 3-4 दिन में इतनी ड्रामेटिक्स हमने देखी है पॉलिटिक्स में, और अब कल मौलाना के बारे में खुर्शीद शाह कह रहे थे कि हम और मौलाना साथ बैठेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन मौलाना ने तो आज ऑफिशियली किसी और के साथ इत्तेहाद कर लिया, PTI के साथ कर लिया। जी हाँ, देखें मौलाना के साथ एक खेल खेलने की कोशिश की गई है। मौलाना से ये एक्सपेक्ट इनफैक्ट किया गया कि वो बगैर किसी की जो एश्योरेंस है, ये बगैर मुसव्वदा दिखाए, वो चाहते हैं कि जी मौलाना फजल रहमान कोई शर्त ना रखें और गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करते हैं। जाहिर है मौलाना एक जनता है, मौलाना को इस पर स्टेक्स देखते हैं, मौलाना को ये देखना है कि पब्लिक का मूड क्या है, मौलाना को ये देखना है कि आगे सियासत में उनके इस पैसे के साथ क्या होंगे। इन तमाम चीजों को देखते हुए मौलाना फजल रहमान के लिए ये सियासी तौर पर मुमकिन नहीं था कि वो गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करें। यानी हुकूमत क्या चाह रही थी, पार्लियामान को बिठा के रखा हुआ था और वो समझ रही थी कि बस मौलाना को कह दिया, हमने कह दिया या किसी और ने कह दिया या कहलवा दिया गया तो मौलाना इनकार कर ही नहीं सकते, मौलाना की पोजीशन नहीं है। मेरा ख्याल है ये मिस कैलकुलेशन हुई हुकूमत से। हुकूमत ने एक्सपेक्ट किया कि वो मुसव्वदा मांगे बगैर और उस पर पूरी छानबीन किए बगैर, अर्करेजी किए बगैर, ब्रेनस्टॉर्मिंग किए बगैर मौलाना फजल रहमान हिमायत का ऐलान कर देंगे। ये तवक्को करना ही गलत था मौलाना फजल रहमान से। मौलाना ने कोई हैरान कुछ चीज नहीं की, उन्हें यही करना चाहिए था, किसी भी सियासी जमात को यही करना चाहिए कि वो कहें कि आप हमें मुसव्वदा दें, हमारी कानूनी टीम उसमें बैठेगी, हम मुशावरत करेंगे, अपनी तजावीज देंगे, वो कमेटी में जाएंगी, कमेटी पर उस पर बात होगी। कानून साजी, आईनी तरामीम तो हमेशा यूं ही होती हैं। आपको याद होगा 18वीं तरमीम हुई थी, महीनों इस पर बात चलती रही, कमेटियों में डिस्कशन होती रही, तजावीज होती रही, चीजें ऊपर नीचे की जाती रही, उसकी लैंग्वेज चेंज करने के लिए, लैंग्वेज तक चेंज करने के लिए जो है वो सिफारिशात होती रही। तो ये समझ लेना कि मुसव्वदा दिए बगैर और उस पर बहस किए बगैर मौलाना से ये तवक्को रखना कि वो इसकी हिमायत कर देंगे, मेरा ख्याल है ये तवक्को भी गलत थी और मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल ठीक किया है और उनके अपने सियासी फायदे में किया है और मेरा ख्याल है कि वक्त की जरूरत भी यही था। असद कैसर साहब ने आज क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करें और इसके लिए कानून बनाएं और पर्सन स्पेसिफिक हो, इस कानून साजी को हम किसी भी तौर पर नहीं मानते। हाँ, ये तय हुआ है कि जो भी आईनी तरमीम होगी वो हम उस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखेंगे। और मौलाना फजल रहमान ने ज़ोराने के बाद क्या कहा सरप्राइजिंगली, वो सुनिए। जी ज़ुबैर, मौलाना कह रहे हैं कि इससे बड़ी ख़यानत नहीं हो सकती थी। अता तारर साहब कह रहे हैं कि एक जामे दस्तावेज मौजूद थी जो सारी पार्टीज को दिखाई गई थी। तो दिखाई गई थी लेकिन अब हुकूमत उससे पीछे हट रही है। अब आईनी तरमीम से मुतालिक जो है वो राउंड 2 शुरू होगा और इस राउंड 2 के अंदर जो टास्क दिया गया था हुकूमती अरकान को, वो मुकम्मल तौर पर फेल होने के बाद अब राउंड 2 में कुछ नए खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतारे जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए हैं। मोहसिन नकवी की जगह अब जो है वो अनवार उल हक काकड़ जो साबिक वज़ीर आज़म है वो इसमें अब पेश नजर आएंगे। उनको ये टास्क दिया गया है कि वो मौलाना को कायल करें, जबकि अब छोटे जरदारी साहब के बाद अब आसिफ अली जरदारी को ये टास्क दिया गया है कि वो मौलाना फजल रहमान को कायल करेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आज बनीगाला से बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है और अब ये आईनी तरमीम जो है ये मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ नहीं होगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजावीज़ नहीं होगी। अब अगर कोई आईनी तरमीम आएगी तो वो अपोजिशन की मुश्तरका आईनी तरमीम जो है उसके साथ अगर हुकूमत तैयार होगी तो ही हुकूमत के साथ आगे बढ़कर बात की जा सकती है।
इस वक्त अपोजिशन ने जो सबसे बड़ा मुतालबा रखा है हुकूमत के सामने राउंड 2 के आगाज में ही, वो मुतालबा अगर पूरा हो जाता है तो ये आईनी तरमीम का जिस तरीके से जो मकसद था वो मकसद ही नाकाम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपोजिशन ने हुकूमत के सामने ये मुतालबा कर दिया है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जारी करें, उसके बाद हम तरमीम कर लेंगे। मौलाना फजल रहमान ने छोटे जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब को ये पैगाम, कल भी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बैठे हैं आइन साजी के लिए, कानून साजी के लिए, जरूर करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी जो है वो हिमायत करेगी। जो हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई जुडिशल रिफॉर्म्स आपका मकसद है तो हम जरूर यहाँ पर तैयार हैं। लेकिन इसमें इतनी जल्दी किस बात की है? आप 25 अक्टूबर गुजरने दें, उसके बाद भी बातें हो सकती हैं। जी बिल्कुल जुबैर, प्लीज आई होल्ड यू हियर, ये बहुत अहम नुक्ता है, प्लीज आई होल्ड यू हियर। इफ्तिखार साहब को भी शामिल करते हैं। इफ्तिखार साहब, क्यों गवर्नमेंट रिलक्टेंट है? नोटिफिकेशन निकाल दें, क्योंकि अता तारिक साहब ने कहा और बिलावल साहब ने भी कहा है कि फिलहाल वही बनेंगे चीफ जस्टिस और यकीनी तौर पर वही बनेंगे चीफ जस्टिस। ये दोनों मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा गया, तो फिर नोटिफिकेशन निकालने में क्या रिलक्टेंस है? जो इससे पहले की चीफ जस्टिस थे उनका तो 2-3 माह पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था काजी साहब का। कल भी हमने इसमें बात की कि एक जो शर्त लागू हुई है इस सारे प्रोसेस पर, वो बहुत क्लियर है कि उसमें ये बताया गया है मौलाना साहब की तरफ से, बल्कि जॉइंट ऑपोजिशन, अब तो हम जॉइंट ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं कि जब तक काजी फायज ईसा साहब रिटायर नहीं हो जाते और नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक ये बात आगे नहीं पहुंचती। जहाँ तक आज की जो है मामूल की बात है इन टर्म्स ऑफ कि जो लोग आज मिले हैं मौलाना साहब से, उसमें भी कोई क्लैरिटी जो है वो सामने नहीं आई, बल्कि मौलाना फजल रहमान तो बहुत क्लियर था। और कल जो हमने इसके ऊपर जो है तफसीलन गुफ्तगू भी, लेकिन इफ्तिखार उन्होंने कहा है ना कि मिलके काम करेंगे, तो वो आपकी नजदीक क्लैरिटी नहीं, उन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात की थी कि शायद के फॉर्म 45 है कि 46 है, तरामीम आपने इन लोगों से ही करानी है जो फ्लोर पर हैं। तब उनकी ये इंटरप्रिटेशन मानी गई कि मौलाना साहब जो है ये मान जाएंगे, लेकिन उनका ये रिमार्क जो है वो तंजिया था, क्योंकि वो एक बहुत क्लियर थे पहले से ही कि जब तक क्लैरिटी इसमें ना हो और इसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, क्योंकि मौलाना साहब के जो पर्सनल स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर तो वो इस बात को जो है वो मान लेते हैं और आईनी तरामीम की तरफ जो है या PMLN की गवर्नमेंट या कोalition गवर्नमेंट की तरफ राग़िब हो जाते हैं, ये उनके लिए पर्सनल कंस्टिट्यूएंसी की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए मौत है। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऑलरेडी गिर चुका था। इस पर्टिकुलर डिसीजन ने उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में दोबारा जो है वो जिंदा किया है। अब उनकी की तरफ से जो बयान सामने आया है कि ये कौम के साथ खयानत है, अगर वो रिवर्ट करते हैं या कोई जो है वो लचक का मुजाहरा दिखाते हैं, मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स है उसमें कोई पजीराई नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा असद, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान इस गवर्नमेंट के परवेज़ इलाही साबित होंगे? आपको याद है वो वायरल इंटरव्यूज़, एक दिन पहले अदम एतमाद से पहले कुछ और कहा, द वेरी नेक्स्ट डे इंटरव्यूज़ में कुछ और कह दिया, बंदे पूरे करने पे लगा दिया परवेज़ इलाही को। तो मुझे तो फ्लैशबैक्स हो रहे हैं कि मौलाना इस गवर्नमेंट के परवेज़ इलाही साबित हो रहे हैं एंड नोबडी नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू डू। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान की सिचुएशन को उससे रिलेट करना चाहिए। देखिए, एक सिचुएशन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसी अहमियत इख्तियार कर गए हैं जहां 2 दहाई अक्सरियत के लिए उनका मौजूद होना जरूरी है। अदरवाइज आपको फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले 63A को नजरअंदाज करते हुए दूसरी पार्टी के लोगों को मिलाना पड़ेगा। लेकिन इनफील्ड है ये जजमेंट आज भी कि मुनहरिफ लोगों का वोट शुमार नहीं होगा। अगर जिस पर कानून साजी करने का हुकूमत का इरादा है, मतलब जब कानून साजी होगी या आईन तरमीम होगी तो तब होगी। अभी दूसरी पार्टी के लोगों को नहीं मिलाया जा सकता तो मौलाना को मिलाया जा सकता है। अब मौलाना के बगैर ये तरमीम हो नहीं सकती। अब आप सिचुएशन ये है कि हम ये जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इंतखाबात से पहले बड़े हामी थे इस बात के कि उनके साथ PMLN इत्तेहाद करे, इंतखाबी इत्तेहाद कर ले। लेकिन नून लीग ने उनको इस मामले में उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया और नून लीग ने ये समझा कि हम उनके बगैर इलेक्शन में लड़ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। और नून लीग की ये ख्वाहिश भी थी कि वो इलेक्शन के बाद भी मौलाना को अपने इत्तेहाद में शामिल नहीं करना चाहते थे। ये खबर मैंने ही 23 जनवरी 2024 को, यानी इलेक्शन से को 15 दिन पहले दी थी कि नून लीग ने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में फैसला किया है कि मौलाना को इत्तेहाद में नहीं लिया जाएगा और उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। और ये PMLN ने बाकायदा तय किया था कि मौलाना फजल रहमान जो है
उनको इत्तेहाद में शामिल नहीं किया जाएगा। और फिर मौलाना फजल रहमान जब खुद मिलने के लिए नवाज शरीफ से गए थे इलेक्शन से पहले और उन्होंने सदर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था, तो नवाज शरीफ साहब ने उस पर बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया था और कहा था कि जी ये तो बात की बातें हैं मौलाना साहब, ये तो इलेक्शन हो जाएंगे तो बात की बातें। तो फिर इलेक्शन हो गए, हुकूमत बनी, हुकूमत के पास एक ऑप्शन था कि मौलाना को बावजूद इसके कि नंबर पूरा था सादा अक्सरियत के लिए, मौलाना को फिर भी शामिल किया जा सकता था, उन्हें कुछ अकोमोडेट किया जा सकता था, लेकिन नून लीग ने और इत्तेहाद जमात पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया। मौलाना फजल रहमान क्या मांगते थे? वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर नहीं मांगते थे और कुछ और चीजें मांगते थे, एक दो कमेटियां मांगते होंगे, लेकिन उनको इसलिए नजरअंदाज किया गया कि उनकी जरूरत ही नहीं है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस पूरे सिस्टम से या हुकूमत की इन तमाम चीजों से जो है वो बेदार होकर फिर अपोजिशन में चले गए। आज जब उनकी जरूरत पड़ी है और तो आप उनसे तवक्को कर रहे हैं कि वो एक ऐसा फैसला करें जो इंतहाई गैर मकबूल फैसला है, जिसको अवामी हिमायत या मकबूलियत नहीं मिल सकती। मौलाना से आप ये तवक्को कर रहे हैं और फिर उन्हें वक्त भी नहीं दे रहे सोचने का या काम करने का। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना जो है वो हुकूमत के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने कार्ड्स अपने तरीके से अपनी समझ के मुताबिक और अपने फायदे के हिसाब से ठीक खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जुबैर ठीक है, फॉर द टाइमिंग हम ये मान लेते हैं कि मौलाना के अपने मॉरल ग्राउंड्स हैं, वो अपनी पॉलिटिकल सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं वो ठीक है और आइन के लिए भी वो ठीक नज़र आ रहा है, पीटीआई को भी वो ठीक लग रहा है। लेकिन इमरान खान ने आप ही के प्लेटफॉर्म ने ये रिपोर्ट किया था, बड़ी अच्छी स्टोरी की, कि इमरान खान वाज इन डाउट्स जब उनसे पूछा गया कि वो मौलाना के बारे में क्या सोचते हैं, और जिन लोगों ने उनको बात करते हुए देखा तो ही वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। तो फिर अगर मौलाना स्टैंड ले भी रहे हैं पीटीआई के लिए, लेकिन पीटीआई तो ट्रस्ट ही नहीं करी मौलाना के लिए, तो मौलाना रिस्क क्यों लेंगे इसको ना सपोर्ट करके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अडियाला जेल के अंदर जो कवरेज होती है वो कवरेज किस तरीके से हमारे तक रिपोर्टिंग हो रही है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, और इसके ऊपर मैं तफसीली जो है अपनी ट्वीट्स भी कर चुका हूँ, स्टोरीज भी कर चुका हूँ कि किस तरीके से वो जो अंदर से मालूमात आ रही हैं वो कैसे मैनेज की जाती हैं। तो वो और फिर जो टिकर्स जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो थोड़े से उसके ऊपर डाउट्स रेज किए, इमरान खान ने कुछ कहा नहीं है, तो एज अ रिपोर्टर हम किसी के एक्सप्रेशन को कैसे अपने अल्फाज में डाल सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा गेस्चर दिया जिससे शकूक को ठीक है जुबैर, ये ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन ये स्टेटमेंट ले लें आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन इस इमरान खान की ये स्टेटमेंट ले लें कि मौलाना को खड़े होने पड़ेगा सिस्टम के लिए, लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि राउंड 2 शुरू होगा, नए लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और एट द सेम टाइम इमरान खान कॉन्फिडेंट भी हैं कि गवर्नमेंट पास करवा के रहेगी, तो जब गवर्नमेंट पास करवा के रहेगी तो फिर जो असद बात कर रहे हैं कि मौलाना हैज़ टू डू इट फॉर हिज पॉलिटिकल सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो मामला किधर जाएगा? देखिए, बात ये है कि मौलाना फजल रहमान सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला भी है, उनकी पॉलिटिक्स का मामला भी है। इस सारी चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त क्यों खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान इस वक्त सिर्फ कोई ओहदे के लिए तो नहीं खड़े। देखें, उनको चेयरमैन सेनेट तक की ऑफर की गई है, और उनको ऑफर देने के बाद जो इतवार की रात है एक अहम कॉल भी मोहसिन नकवी के जरिए उनको करवाई गई, और मोहसिन नकवी के जरिए उनको अहम पैगाम भी दिया गया है, और वो पैगाम नहीं बल्कि एक धमकी नुमा कॉल थी। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने उस धमकी के ऊपर उन्होंने ये जवाब दिया कि ठीक है, मैं तो ये स्टैंड ले चुका हूं, आपने अगर कुछ करना है तो बेशक कर लें। और ये धमकी जो है वो आप बेहतर समझ सकती है कि किस तरीके से मौलाना साहब को उस वक्त थ्रेट भी किया गया। लेकिन ये मामला इस वक्त मौलाना फजल रहमान ने ये कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि हम ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिदा तौर पर कोई भी फैसला करेंगे, मेरा फैसला बतौर JUI का नहीं होगा और PTI का फैसला भी उनका अकेला नहीं होगा। हम ये चीज तय कर चुके हैं कि हमारा फैसला जो है वो मुतफिका तौर पर ये फैसला होगा। और मौलाना फजल रहमान जो है वो अब तमाम अपनी सियासी सरगर्मियां जो है ये ऐलान करने के बाद छुट्टियों पर चले गए हैं, उन्होंने तमाम सियासी सरगर्मियां तर्क कर दी हैं। वो 10 रोज के लिए मुल्तान रवाना हो चुके हैं, और अब उनके साथ जो टेलीफोनिक राब्ते होंगे वो कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन अगर कोई आईनी तरमीम आने वाली है, वो 24-25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम आती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात ये है कि जो ये मुस्तविदा है ये तो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। अब अगर कोई आईनी तरमीम आएगी तो वो
मुतफिका तौर पर अपोजिशन की तरमीम होगी, उसमें पीटीआई को भी लेकिन जी जुबैर प्लीज आई होल्ड यू है, लेकिन उसके पैसेज में देखना होगा कि उसका पैसेज कैसे होता है। इफ्तिखार, हमने 1-2 दिन पहले भी देखा कि वकला बरादरी बड़ी एक्टिव थी और आज भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के लोग, इससे पहले भी 100 से ज़्यादा वकला ने अपना रद्द-ए-अमल दिया था। उन्होंने कहा था कि वो इसको रिजेक्ट करते हैं प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, एंड दे एग्जैक्टली सेड कि ये फंडामेंटली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये अंडरमाइन करता है सारे जुडिशल सिस्टम को, और ये कुछ फोर्सेस के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हो रहा है। तो कल जब हम इससे बात कर रहे थे तो ये इस्टेब्लिश हुआ था कि प्रेशर ग्रुप नहीं बन सकता, आप निकाल दें हामिद खान वाले आंसर को, लेकिन जो बाकी लोग हैं फिर वो तो बहुत वोकल हो गए हैं इसको लेके। देखिए, मैं तो शुरू दिन से यही कह रहा हूँ, बल्कि हमारे जो 2 बाकी गेस्ट थे उनका ये ख्याल था कि शायद ये प्रेशर ग्रुप जो है वो काम ना कर सके, लेकिन इसको आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे तो देखें ही ना, इसको मूवमेंट के तौर पर देखें, क्योंकि ये अकेले नहीं है। 2 प्रोविंसेस से कम ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो वफाक के लिए काफ़ी खतरनाक है। और आखिरी सेगमेंट में हम इस पर बात भी करेंगे, जो पीटीआई का जो जलसा हो रहा है लाहौर के अंदर, मेरे ख्याल में ऐसी मूवमेंट्स जो है वो शुरू हो चुकी हैं कि वफाक के लिए बातें काफ़ी हद तक खतरनाक हैं। और अगर बाकी प्रोटेस्ट की तरह इस्लामाबाद के अंदर वकला तंजीमों ने भी जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर दिए, मेरे ख्याल में खतरे की घंटी है ये। इसको इतनी आसानी से जो है ना ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगी, ना इसका कोई अंजाम जो है वो अच्छा निकलेगा, बल्कि अगर कंसिस्टेंट फेलियर जो है वो हो गया, क्योंकि एक तो आईनी तरमीम की शक्ल में एक फेलियर हो चुका है, अगर इसके बाद कोई फेलियर जो है वो सामने आता है तो वो पूरी जो कोalition गवर्नमेंट है उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जाएगा। और उसके साथ ही अगर ऐसी मूवमेंट्स जो है वो शुरू रहें और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, then you can expect anything that can happen in this country, the worst actually. और पिछले 2.5 ईयर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई, जो तरामीम लाई गई, जो ट्राइब्यूनल्स के हवाले से फैसले किए गए, डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स हुई, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीएमएलएन के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में जाती रही है। और पीएमएलएन चाह के भी इस दाग को अपने ऊपर से हटा नहीं सकती, बल्कि इसका तासुर और मजबूत हो गया है इन प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद। लेकिन अगर सारी बागदौड़ अपोजिशन ने संभालनी है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट अपनी पावर लूज़ कर रही है। आने वाले वक्त में सिर्फ 15 दिन है गवर्नमेंट के पास, अगर वो इसके पैसेज सक्सेसफुली नहीं करवा सकते तो मामला वैसे ही डाई डाउन हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ये नहीं करवा सकती तो गवर्नमेंट के अपने भी दिन शायद गिने जा चुके हैं, क्योंकि इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के हवाले से इस गवर्नमेंट की इस मूव के हवाले से इतनी खुश भी नहीं है। इस सेगमेंट में हम असदुल्ला खान साहब को शुक्रिया बोलेंगे, बाकी मेहमान हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से समाअत के बारे में। और जब दौरान समाअत बेंच ने यह सवाल उठाया कि अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अब तस्लीम नहीं करते तो इसके नताइज क्या होंगे, जिसके जवाब में ये कहा गया कि पार्टी का कोई इंतज़ामी ढांचा नहीं रहेगा, इस पर मज़ीद मावनत दरकार है। ज़ुबैर, इससे और भी कुछ इसके नुकात से बात करेंगे, लेकिन इज़ दिस अ हेडलाइन फॉर यू? ऐसा लग रहा है बार बार इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है या आपको ये रूटीन की कार्रवाई लग रही है? देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया है और एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है। एक जो 12 जनवरी का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया था, उसके ऊपर जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तो उसमें भी वाज़ेह ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसमें भी ये कहा गया है कि इस मामले को बार बार इससे वजाहत मांगने का मतलब ये है कि इसको ताखीरी हरबे के तौर पर उन्होंने करार दिया है कि ताखीरी हरबा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने ANP के इंतखाबी जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको तो तस्लीम कर लिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के भी इसके बाद ही इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, लेकिन वो उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठाया। इसके अलावा तमाम जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं उनके जो केसेस हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर वो पेंडिंग है, जिसमें जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसकी स्क्रूटनी अभी तक नहीं खुली। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो उसको फैसला आए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो अभी तक नहीं खुल सका। तो इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर अब अगर कोई बात हम करें तो उससे तो छोड़ दें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं
वो कहाँ लेकर जाएंगे। वो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ, ठीक। और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस भी फाइल हो सकता है, और वो रेफरेंस भी दायर होने की सूरत में उनकी बरतरफी भी हो सकती है। लेकिन कमाल की ये बात है कि आईनी तरमीम के अंदर किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर के जितने भी मेंबरान हैं बशमूल सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, और एक सादा करारदाद के जरिए मज़ीद 3 साल के लिए ये तरमीम लाई जा रही थी कि उनको दोबारा जो है वो तैनात किया जा सकता है। तो ये इस वक्त जो सिस्टम है, ऐसा लग रहा है कि सिस्टम को जितने भी स्क्रिप्ट राइटर हैं या जो स्केच करने वाले हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आईनी तरमीम लाना। ये बहुत अहम नुक्ता ज़ुबैर, बट आई होल्ड यू है। साकिब बशीर साहब हमारे साथ हैं। साकिब साहब, समाअत के दौरान जो डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस थे उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 2 इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के दरमियान कम से कम 5 साल का वक्फा होना चाहिए, जो कि पीटीआई ने वक्फा नहीं दिया, और जिसकी बुनियाद पे और ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से दोबारा से डी नोटिफाई भी कर सकते हैं और निशान भी वापस ले सकते हैं, और यही सलूक JUIF के साथ भी कहने का कहा गया है। तो ये बैक वक्त JUIF और PTI के लिए आज की समाअत में एक सिग्नल है आपके लिए? सिग्नल तो हर उसके लिए है जो है वो जिसको सिस्टम पसंद नहीं करता, या सिस्टम कहे कि ये जो है वो हुक्म अदूली कर रहे हैं, तो उसको सबक सिखाना है। बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। जिस तरह माजी में और अब भी नैब जो है वो बड़ी सिलेक्टिव किस्म की कार्रवाइयां करता है, जो अपोजिशन में होते हैं उनके खिलाफ पहले भी अब भी यही पोजीशन है, मतलब जो हुकूमत में होते हैं बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो नैब की जो कार्रवाई PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में है, कम अज कम मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने 8 फरवरी के इलेक्शंस और PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मुआवजा करे, तो मेरा ख्याल है इंट्रा पार्टी PTI के इलेक्शन बेहतर इसके निकलेंगे कि जो सवालात जो है वो 8 फरवरी इलेक्शंस पर उठे हैं इलेक्शन कमीशन के। फिर एक और जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब मुस्लिम लीग नून है, लेकिन साकिब बशीर साहब आप थोड़ा सा क्रेडिट तो दे दें इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि हम तस्दीक करेंगे दोबारा फॉर्म 45 से लेके फॉर्म 49 तक, और हम बताएंगे क्या गलती है। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं कि जो गलतियां थी ठीक कर लें, अभी तक उसका नतीजा वैसे निकला नहीं है। नहीं, वो उनको बिल्कुल आप क्रेडिट मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि वो पतन की रिपोर्ट बार बार आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर पिछले 2 हफ्ते पहले भी रिपोर्ट आई कि अभी भी जो है वो फॉर्म 45, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं ना, वो पतन की रिपोर्ट नहीं कंसिडर कर रहे साकिब बशीर साहब। वो इस दफा चाहते हैं कि एक सीरियस रिसर्च वर्क हो और जो इलेक्शन कमीशन खुद करे, खुद एहतसाबी के कानून के तहत, तो आप इसे कंसिडर कर लें। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो भी इलेक्शन कमीशन अपने आप को। दूसरी तरफ आप देख लेना कि जो पंजाब के जो ट्राइब्यूनल्स हैं जिन्होंने जो 8 फरवरी इलेक्शन पर सवालात थे धांधली के, जिन्होंने तहकीकात करनी थी, वो ट्राइब्यूनल्स गैर फाल पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की मैं अब तरमीम लफ्ज थोड़ा सा ज्यादा सख्त हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं लाहौर हाई कोर्ट के जजों को मानता जी फलां जज होना चाहिए और फलां नहीं होना चाहिए? इसकी वजह से तो सारे पंजाब के जो ट्रिब्यूनल्स गैर फाल पड़े हुए हैं, इस्लामाबाद की यही पोजीशन है। तो इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और मैं हैरान होता हूं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब। लेकिन साकिब बशीर साहब, अब जब आप देखेंगे रिपीट तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं सरकास्टिकली कह रही थी, आर्गुमेंट नहीं कर रही थी, तो फिर थोड़ा भी कूल डाउन हो जाए। मैं इफ्तिखार फिरदौस साहब को शामिल कर लेती हूँ, प्लीज आई होल्ड योर हेयर। इफ्तिखार साहब, ये जो सब चल रहा है अभी, अब ये आपकी क्या राय इसके ऊपर? वो दोबारा कह रहे हैं कि आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं सही हुआ तो फिर तंजीमी ढांचा आपका नहीं रहेगा, हालांकि और शॉर्ट ऑर्डर और लॉन्ग ऑर्डर में कोई और बात की गई है। साकिब साहब हमारे दोस्त भी हैं और सीनियर भी, और उन्होंने जो बात की है हम सब के तकरीबन सिमिलर व्यूज़ हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है, जैसे पहले नैब और FIA को इस्तेमाल किया गया, तो इलेक्शन कमीशन को उस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक रिप्रेसिव फॉर्म है। और मेरे ख्याल में चीज़ें इस तरफ ले जाई जा रही हैं जिसे वापसी का भी कोई रास्ता नज़र जो है वो नहीं आता, लिहाजा वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। और ऐसी सिचुएशन जो होती है वो यूजुअली डेमोक्रेटिक सेटअप्स में नहीं होती है। डेमोक्रेटिक सेटअप्स के अंदर लेन देन और बातचीत का मामला जो है वो चलता रहता है, उसमें कभी एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स नहीं लाए जाते। अब आज जो JUIF के PTI का तो एक मसला जो है वो चल रहा था, और वो ऑब्वियसली उसके बारे में व्यूज़ बहुत क्लियर आए हैं, लेकिन आज JUIF को भी उसमें जो है वो शामिल कर दिया गया। हालांकि JUIF का अगर आप स्केड्यूल देखें तो वो मेरे ख्याल में 29 तारीख को उन्होंने
अपनी इंट्रा पार्टी का जो मुकम्मल मुल्क के अंदर है उसके लिए उन्होंने तैयारियां जो है वो मुकम्मल की हैं। तो ऐसी पार्टीज के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाना जो एकदम एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो गई और अब उन्होंने जॉइंट ऑपोजिशन बना ली, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जैसे विक्टिमाइजेशन की एक गेम जो है वो खेली जा रही है जिसमें पॉलिटिकल एंटिटीज को सैबोटाज जो है वो किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी और जमहूरी जो अवामिल हैं उनकी दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की एक सोच जो इसके पीछे नज़र आती है और उसके सामने जो पॉलिटिकल फोर्सेस नज़र आते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर ये सिस्टम जो है वो चलता नहीं है तो जो पार्टीज भी इस सारे कैंपेन का हिस्सा है उनकी क्रेडिबिलिटी सीवियरली जो है वो पब्लिकली अंडरमाइन होगी। और मुझे लगता नहीं है कि इवन पार्टीज जैसे PMLN है वो खुद भी इन सारे मामले में जो है वो एक पेज पर है, बल्कि लगता ऐसा है कि उसके अंदर भी एक जो है वो अपोजिंग व्यूज हैं। इसलिए अगर करना होता तो शायद बहुत सारी चीजें अभी तक हो चुकी होती, लेकिन अभी भी जो पार्टीज गवर्नमेंट के अंदर हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक जमहूरी सोच है जिसकी वजह से एक कंसेंशुअल ओपिनियन सामने नहीं आ रहा। तो हमें एक प्रोसेस नजर आता है कि शायद ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूड रहा मेरे ख्याल में वापसी का फिर कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन साकिब साहब, आप क्या देख रहे हैं कि PTI जो मिस इंटरप्रिटेशन थी माजी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई, जिसको CJ ने भी कहा कि बल्ले के निशान की मिस इंटरप्रिटेशन हुई है, उस वक्त भी फाइट बैक नहीं कर सके थे, चाहे हम उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के थ्रू कह दें। ये PTI के अपने वकला की नाअहली भी रही है कि वो दलाइल भी उनके कमज़ोर रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। इस स्टेज के बाद PTI के पास क्या ऑप्शन है, इनकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? नहीं, PTI के जो दलाइल हैं, जो उनकी प्लानिंग है, उस पर तो बिल्कुल सवालात हम उठाते भी रहे हैं और अभी भी उठा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बतौर एक आईनी इदारे के जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कहा कि भाई आपने 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की, और 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह ये एक सिर्फ जुमला नहीं है, ये एक सेंटेंस नहीं है कि आप बात खत्म। भाई बात खत्म नहीं, ये 22 दिसंबर से शुरू हुआ था मामला कि आपका बल्ला ले लिया है हमने और आपकी छुट्टी है तो PTI। तो 22 दिसंबर से चलता चलता ये 13 जनवरी तक मामला आया और 13 जनवरी को उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसकी गलत तशरीह की, उसके असरात 8 फरवरी इलेक्शन पे वैसे भी पड़े हैं। तो इस सारे प्रोसेस को जो है वो खराब करने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हालत ये है कि इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं कि 11 जज कह रहे हैं कि भाई आपने गलत तशरीह की। इन्होंने नजरसानी जब दायर की सुप्रीम कोर्ट में अभी, तो इन्होंने कहा नहीं हमने तो बिल्कुल जबरदस्त तशरीह की है। अब 3 दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने एक वजाहत इनको की कि भाई आप लटका रहे हैं, आप जो है वो फैसले पर अमल करें। फैसला तो बड़ा क्लियर था और हर एंगल क्लियर था। जो 12 जुलाई का फैसला था कि मखसूस नशिस्तों का, इलेक्शन कमीशन उस फैसले पर अमल नहीं कर रहा। अंदाजा लगाएं कि मैं ये समझता हूं कि ये तो पूरा सिस्टम जो है गिर जाएगा कि जब इलेक्शन कमीशन सरेआम कहेगा जी नहीं मानता मैं, आप कर ले जो करना है। तो ये कोई तरीका कार नहीं होता। आप आईनी इदारा है, लेकिन आईनी इदारे का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो जो चाहें जब चाहें जैसे चाहें आप जो है वो करते रहेंगे और आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मतलब या तो इलेक्शन कमीशन ये स्टांस ले ले कि मैं अदालतों को नहीं मानता, हमारा बिल्कुल सेपरेट सिस्टम है, या फिर अगर आप कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हम मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानते, ये अजीब सी मतलब सिचुएशन है। और उस फैसले पर अमल ना होने की वजह से आपको अंदाजा है कि तब से अब तक हुआ क्या है। एक तो ये चीज है कि एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो नशिस्तें थी, वो कोई माले गनीमत नहीं था। एक आखिरी बात मैं करूंगा कि हुकूमत वक्त जो कहती है कि PTI को ये नशिस्तें नहीं देनी चाहिए थी, तो भाई आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको देनी चाहिए, मतलब उनको देने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 51। जी बिल्कुल, ये दलील बड़ी दोहराई गई है। साकिब बशीर साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले ये कहना बहुत जरूरी है कि जो गुफ्तगू हो रही है उसमें डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया है, वो हंगामी तौर पर ही लग रहा है, क्योंकि उसमें वो रिविजिट करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं माहिरीन के साथ। सुप्रीम कोर्ट के 8-5 के फैसले को जो रिजर्व सीट्स के हवाले से थी, जब एक फैसला आ गया है, आप उस पर दोबारा मीटिंग क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आप स्टैंड ले रहे हैं, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और एट द सेम टाइम जो पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स के हवाले से कानून साजी हुई है, उस पर भी जो इलेक्शन कमीशन है वो एक्सपर्ट्स के साथ बात करेगा। ये एक वाज़ेह तसादुम है जो कि हम देख रहे हैं। और जैसे साकिब बशीर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि लगता है कि इलेक्शन कमीशन को कोई पूछने वाला नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हालात इसी तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुशामदीद। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और ब्रेक से पहले ये डिस्कशन हो रही थी कि अगर इलेक्शन कमीशन हुकाम ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के तस्लीम नहीं होते तो क्या होगा, तो उसके हवाले से इस खदशे का इज़हार किया गया कि इंतज़ामी ढांचा टूट सकता है। लेकिन यहाँ पे याद दहानी करवाना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पीटीआई इज़ अ पोलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्ड a seat in national and provincial assemblies in general elections of 2024 as provided in that order। इसकी मज़ीद तफसीलात भी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को एटलीस्ट एक सियासी जमात मान चुका है कानूनी तौर पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में लेकुनास के बावजूद, तो इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई इदारा नहीं होता, ना उसका इस्तेकाक है कि वो पीटीआई के इंतज़ामी ढांचे के ऊपर कमेंट कर सके। ये इलेक्शन कमीशन को याद करवाना बहुत ज़रूरी था। और अब बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। पीटीआई अपना एक और जलसा करेगी लाहौर में, लेकिन क्या ये जलसा हो सकेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। ज़ुबैर, इनफैक्ट गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं कि एनर्जी क्या है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, और ये उनके बहुत सारे बयानात में से कुछ बयानात हैं जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं टीवी पे। कि हमारी भरपूर तैयारी है, हम तो हमेशा तैयार बैठे होते हैं इंशाल्लाह, और हम तैयार हैं उसके लिए। बाकी जो भी है इजाज़त के लिए अप्लाई किया हुआ है, एनओसी के हवाले से जो भी चीज़ आएगी वो आपके सामने होगी इंशाल्लाह। जी ज़ुबैर, आपको लगता है कि ये होके ही रहेगा जलसा पीटीआई का? देखिए, आज भी इमरान खान साहब को अडयाला जेल में ये कहा गया है कि कुछ हल्के पार्टी के अंदर से ही कुछ रहनुमा जो हैं वो ये उनको तजवीज़ कर रहे थे कि जलसा कुछ दिनों के लिए हम मनसूख भी कर लें, क्योंकि खदशा है कि एक तसादम होगा। क्योंकि पंजाब में जो वज़ीर आला मैडम मुख्यमंत्री साहिबा हैं, उन्होंने तो इजाज़त देनी नहीं है जलसे की किसी किस्म की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। रात गए भी आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं के घरों के ऊपर जो है वो छापे डाले जा रहे हैं इससे पहले जलसे को नाकाम बनाने के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये समझते हैं कि शायद तसादम का खदशा है, और ऐसी सूरत में हमें ये जलसा जो है वो कुछ दिनों के लिए मौखर कर देना चाहिए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह ये पैगाम पहुंचा दिया है तमाम अपनी लीडरशिप को कि एनओसी मिले या ना मिले, जलसा हर सूरत होगा। हम जलसे और ज़ुबैर, इमरान खान ने ये भी कहा है कि कश्तियां जला के जलसे में जाएं, तो आपको लगता है कि इमरान खान को ये बयान देना चाहिए था? क्योंकि पिछला जलसा वो चाहते या ना चाहते कश्तियां उनकी जल चुकी थी, बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनाइज हुआ था 10 माह की कोशिश के बाद, लेकिन उस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को पीटीआई ने लूज कर दिया। अब ये अपॉर्चुनिटी क्यों देगी इंतजामिया उन्हें? नहीं, अपॉर्चुनिटी किस चीज की अपॉर्चुनिटी? जो एनओसी दी गई थी इंतजामिया की जानिब से, उसमें तमाम तर रुकावटें डाली गई थी। इस्लामाबाद पूरे में कर्फ्यू नाफिज था, मोटरसाइकिल्स के अलावा कोई भी चीज जो है वो सड़कों पर हमें नजर नहीं आ रही थी। पंजाब के आने वाले तमाम रास्ते बंद थे। खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला था वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सका। तो इंतजामिया ने तो कोई भी फेवर नहीं दिया। जो 8 सितंबर के एनओसी के अंदर जो चीज लिखी हुई थी, इंतजामिया ने तो खुद उस एनओसी की खिलाफ वर्जी की है। जहां तक रही बात के अली अमीन गंडापुर की खिताब की या उसके जलसे के अंदर जो खिताब होते रहे, तो क्या उसमें ऐसी कोई चीज तो थी नहीं? अगर ऐसी कोई चीज थी तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ FIR हो जाती। ऐसी तो उसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं थी। सियासी खिताब इससे पहले भी हमने देखा जलसों में होता रहा है। ईंट से ईंट बजाने की बातें होती रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इदारों के सरबराहान को। ज़ुबैर, आप डिफेंड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर की स्पीच को? आर यू डिफेंडिंग हिज स्पीच? ज़ुबैर, वेरी रिस्पेक्टफुली आई वांट टू आस्क, क्या आप अली अमीन गंडापुर की स्पीच को डिफेंड कर रहे हैं जो उन्होंने जलसे में की थी? नहीं, अली अमीन गंडापुर की स्पीच में ऐसा क्या था जिसकी मैं मजम्मत करूं? मुझे आइडेंटिफाई कर लें। क्या मुझे आपको याद करवाना पड़ेगा? एग्जैक्टली मुझे तो कोई स्पीच में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। अगर आपका इशारा सहाफियों से मुतालिक है कि वो सहाफियों के बारे में जो उन्होंने कहा, अगर आप उस तरफ इशारा कर रही है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सहाफी, और बतूल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस वक्त जो सहाफत है वो कितनी कंप्रोमाइज है। आप खुद एक टीवी चैनल की प्रोग्राम करती हैं, आपको कितनी एडिटोरियल की आजादी है। ठीक है ज़ुबैर, अब बताना पड़ेगा इस बारे में। ठीक है, लेकिन जो अल्फाज हैं उनकी मजम्मत जरूर करनी चाहिए। अब तरीके से भी इंसान अपनी बात कर सकता है। ज़ुबैर, आपका पॉइंट आ गया, प्लीज़ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इफ्तिखार साहब, आप ये बताएं, पीटीआई, हमने खुद बड़ी आवाज़ उठाई, पीटीआई को जलसा करने दें, उनका जमहूरी राइट है, लेकिन लाहौर के कोर्ट्स में, सिंध के कोर्ट्स में अब दरख्वास्तें जा रही हैं कि इनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अब उनको एनओसी मिल जाएगा? क्योंकि वो भी बड़ी बातचीत के बाद इजाज़त मिली थी। इफ्तिखार साहब देखें, अभी थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हाउस में एक इजलास जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने बुलाया है, और जो अभी तक इतलात आई हैं
बल्कि अभी मैं अपना सेल फोन ही चेक कर रहा था, जिसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है कि चाहे एनओसी मिले या ना मिले, हमने जलसा जो है वो करना है। अब ऑब्वियसली उसमें तो एनओसी के हवाले से उनका स्टांस जो है वो आ गया। अगर तो कोई सियासी मसलहत के तौर पर कोई फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ बैठ के बातचीत करे, जिसकी बिना पर जो है वो ये डिसीजन ले कि इसको पोस्टपोन जो है वो कर देना चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता कि ये जलसा ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि जितने भी कारकुन हैं, जितने भी लोग हैं, सब के सब जो है वो तैयारी पकड़ें और जलसा जो है हम लाहौर में करके रहेंगे। जो ऑब्वियसली जो PMLN की तरफ से या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, और वो भी कोई मामूली बयान नहीं है, क्योंकि वो भी स्ट्रेट ऑन हेड ऑन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। तो लगता है ऐसा ही है कि हम एक और एपिसोड की तरफ जा रहे हैं, जिसमें शायद जो लोग जाएंगे उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा और बैनुल सूबाई ताल्लुकात का एक और मंजर आपके सामने आएगा कि किस तरह पॉलिटिक्स जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार फैलाता है जब उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मैं यही इसी पॉइंट पे आप लोगों को लाना चाह रही हूँ साकिब बशीर साहब कि आप लोग क्या समझते हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो प्रॉबेबली मिल ही जानी चाहिए, आप गैदरिंग्स तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन PTI जिस तरीके से कर रही है, इस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो रही कि मामला बातचीत की तरफ आगे बढ़ें, रिहाई की तरफ बढ़ें या सियासी असीर बाहर आएँ। पकड़ दकड़ हो रही है, लेकिन जो गुस्सा है और लड़ाई है वो दोनों तरफ से है। कोई दरमियान का रास्ता नहीं होती, कोई दरमियान की स्पीच नहीं होती। दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज साकिब बशीर साहब। मेरा ये ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी पंजाब में हुकूमत है, उनको भी थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए उनके ऊपर कोई उनको बाउंड करें, मुख्तलिफ जो उन पे रख सकते हैं कोई शराइत, ये वो चीज़ें हो सकती हैं। बाकी रही बात कि 100% जलसा जो है वो उसके मुताबिक होता है, ये कभी भी नहीं होता। माजी में भी जलसे होते रहे हैं। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज थी, PDM की हुकूमत थी, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज और तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की उन्होंने, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत थी, उन्होंने कुछ कहा नहीं डिप्टी कमिश्नर ने, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर उन्होंने वो जुबान इस्तेमाल की वो जो हम टीवी पर नहीं कर सकते उस वक्त के जजेस के खिलाफ। अब ठीक है, उनका अपना एक नैरेटिव है, उनका अपना गुस्सा है, वो उस लिहाज से कर रहे थे। इसी तरह गुजरांवाला में मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जलसे जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज के, मौलाना फजल रहमान जो है कराची में उन्होंने जलसा किया या मुख्तलिफ जगहों पे, अभी 8 फरवरी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ी सख्त लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, बहुत ही सख्त लैंग्वेज, वो भी टीवी पे जो है वो नहीं चला। इसका मतलब है जलसे हुए हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या बाकी के, लेकिन जबान सख्त हर जलसे में इस्तेमाल होती रही है जब जब अपोजिशन में रहे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को दिल बड़ा करना चाहिए। और जो PTI है उनके हवाले से मैं ये कहूंगा कि 9 फरवरी में जो लोग 1 या 1.5 साल जिन्होंने भुगता, अभी मिलिट्री कोर्ट्स में 84 लोग 9 मई कह दें साकिब बशीर साहब, आप इतने क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लोगों ने 9 फरवरी गूगल करना शुरू कर देना है कि 9 फरवरी को क्या हुआ था। सॉरी 9 मई तो 9 मई जो है उसके जो कुछ हुआ उसमें PTI के जो कारकुनान हैं उन्होंने भुगता, ये रिकॉर्ड की बात है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि PTI को ठीक है आहिस्ता आहिस्ता आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन महाजराई और बिल्कुल तसादुर की जी बिल्कुल, और बिल्कुल यहाँ पे ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि सिंध हाई कोर्ट ने हुकाम को कहा है कि अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो जलसे और जुलूसों के ऊपर भी आप पाबंदी लगाएं। तो ज़ुबैर, ये रिमार्क सिंध हाई कोर्ट के मेरे लिए बड़े अहम है, क्योंकि हम तवातर से देख रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट बड़ा प्रोएक्टिव रहा है व्हेन इट केम टू डिफरेंट राइट्स ऑफ द पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टी। जैसे इंटरनेट की बंदिश का मामला था, तो आपको याद है कि इलेक्शन के दिनों में सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला हम कितना कोर्ट किया करते थे कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा था किसी भी हालात में आप इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेट बंद हुआ। तो ये जो कोर्ट की तरफ से कहा गया, ये कितना अहम है आपके लिए? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि सिंध हाई कोर्ट ने ये किस पैराए में ये बात की है, लेकिन इस वक्त अगर जलसों जुलूसों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, एक SHO जो दरख्वास्त दी है सिंध हाई कोर्ट में कि PTI को जलसा न करने दे, उस दरख्वास्त के जवाब में कहा है अगर फिर जो शख्सी आज़ादी है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दें, अगर अदालतें किसी भी सियासी जुमात को जलसा करने के ऊपर पाबंदी लगा सकती है,
तो फिर हम तो यही कहेंगे कि ये जो जजेस हैं ये इन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाया हुआ है, क्योंकि जो हलफ है, जो आइन है, आइन के मुताबिक तो कोई चीज ऐसी नहीं रोक सकती किसी भी सियासी जमात को कि वो जलसे जुलूस ना करें। और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर ये तो एक इतना बड़ा एम्बेट है कि सिक्योरिटी के बहाना बनाकर। अच्छा जुबैर, हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, मुझे शॉर्टली बस कमेंट कीजिएगा जस्ट वन लाइनर कि आप इस जलसे की कामयाबी को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के पंजाब के ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा रिफ्ट है। जैसे हमाद अजहर का जो हामी ग्रुप है, उनके कुछ लोगों को निकाल दिया गया, कुछ और लोगों को नई कंडक्शन में शामिल किया गया, तो इसकी कामयाबी को कैसे देख रहे हैं आप लोगों को इकट्ठा करने के कॉन्टेक्स्ट में शॉर्टली? देखें, ये जलसे जो इस वक्त हो रहे हैं ये कोई रिवायती जलसे नहीं है। लोग खुद जलसे करवाने की डिमांड करते हैं, लोग जो है जलसे होने चाहिए, तो ये रिवायती जलसे तो नहीं है। तो अगर के पीटीआई के अंदर कोई इस तरह की रिफ्ट है तो जलसा नाकाम हो जाएगा। ये जलसा नाकाम या कामयाब होने का सवाल ही नहीं है, सिर्फ ये सवाल उठता है कि क्या जलसा करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। ठीक है, इजाजत नहीं दी जाती तो बहुत बड़ा तसादम का। इफ्तिखार साहब, आप बताएं, जलसे की कंडक्शन स्मूथली कर लेगी पीटीआई वेरी शॉर्टली? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो स्मूथली करना भी चाहें तो जो सिचुएशन है उसमें कुछ स्मूथ होगा। जिस तरह हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जब तरनोल के बाद जो है काफले आने थे, वो भी स्मूथली नहीं पहुंच सके। मुझे नहीं लगता कि ना ही एनओसी मिलेगी और ना ही जलसे की इजाजत मिलेगी, लेकिन मूवमेंट होगी और वो तसादुम का हिस्सा यानी। लेकिन पीटीआई को ये चाहिए कि सियासी जमात है, सियासी रवैये इख्तियार करे, सियासी सॉल्यूशंस के ऊपर बात करे और फिर जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलती है उसकी पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन करें। हम आपको समझा ही सकते हैं, क्योंकि फिर हालात तसादुम की तरफ ही जाएंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।